तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जियांग किंग यहाँ पर लीलू के लिए बोलती कि मैं समय निकाल सकती हूँ और जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पर डिपेंड करेंगी और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब जो रूइंस है सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट का वहाँ मिल सकता है। और उसके बाद ये काफ़ी तेजी से ऊपर बढ़ती है और जहाँ पर वो जो सन और मून की औरत जो कि इस समय डार्क सेक्ट मास्टर यूज़ कर रही थी खुद के पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसे लीलू का जो रेजोनेंस सीड था वो भी मिल चुका था। ये वहाँ पर अपनी ऑरा को एक्सपेंड करती है जियांग किंग और उसे सप्रेस करने लगती है। अब आगे तो जो भी था सो डिवाइन कॉन्टिनेंट में ब्लडी एक बन रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, उनकी बॉडी में ट्यूमर जैसा हो रहा था। धीरे धीरे वो स्मेल भी गायब हो जाता है। पूरा ये जो लैंड ऑफ अब चाइना बोल लो या जो भी, क्योंकि ये लिखा तो वहीं से जाता है, मतलब पूरा डिवाइन कॉन्टिनेंट अब शांत हो जाता है। और इस समय जो पावरफुल लोग थे, जो हेवनली एम्परर लेवल्स के लोग थे, वो लोग समझ सकते थे कि अभी हुआ क्या है। वो जो ब्लैक सन और ब्लड मून की औरत थी वो फिलहाल सील्ड हो चुकी है एक टेम्पल जैसी ऑरा के अंदर में, जो कि बेसिकली जियांग किंग है। और लोग इस समय जब पूछते हैं तो लीलू एक्सप्लेन करता है कि जियांग किंग ने 10 सालों के लिए सेक्ट मास्टर एन को सील कर दिया है, लेकिन तब तक उन 10 सालों में वो बंदी 10th रैंक पर पहुंच जाएगी, मतलब सेक्ट मास्टर। तो हमारे पास बस 10 साल का समय। और इस समय ना हेवनली एम्परर जियांग का भी एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था कि 10 साल में क्या ही कर पाएंगे ये लोग और 10 साल निकलने में कितना ही समय लगेगा। बट फिर भी वो कहते हैं कि हम गिव अप नहीं कर सकते, हमारे लिए हर मैजेस्टिक गॉडेस ने इतना टाइम निकाला है। लोगों का एक्सप्रेशन थोड़ा बदला था जब जियांग किंग के अंदर से डार्क ऑरा निकली थी, बट उनके कंट्रीब्यूशन इतने ज्यादा थे कि लोगों को पता था कि ठीक है कोई ना। और इस समय इस बैटल का सबसे ज्यादा प्रभाव लीलू पर पड़ा था। उसके मम्मी पापा जा चुके थे वॉइड में, कहाँ है किसी को नहीं पता। फिर उसके ग्रैंडपा ली सिंह है, उन्होंने खुद को बाम्बू फॉरेस्ट में बना करके उस डीमन फेटस किंग को सील कर दिया था। और अब जियांग किंग उधर लो किंगर्स को प्रोटेक्ट करने में खुद को सेक्रीफाइस कर चुकी थी। तो इस समय किंग जियांग भी, हेवनली एम्परर जियांग भी लीलू को डिस्टर्ब नहीं करते। वो जानते थे इसको अपना समय चाहिए होगा। और हेवनली एम्परर जियांग ये जो 10 साल का मैटर था सभी को एक्सप्लेन कर देते, छिपाना नहीं चाहते थे वो। और रेस्पेक्ट जो था इनका जियांग किंग के लिए बाकी लोगों का और बढ़ जाता है। इधर डार्क वर्ल्ड वाले भी अलग कमजोर पड़ चुके थे। और इस समय जो डार्क डीमन किंग था मिंग हो, वो एक लुक देता है हेवनली एम्परर यन को, यानी ओरिजिन रिवर्सन वालों को, और फिर यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मान रहे थे इस ओरिजिन रिवर्सन को ही मान रहे थे, चाहे डार्क वर्ल्ड हो या डिवाइन कॉन्टिनेंट वाले हो। और हेवनली एम्परर यन तुरंत ही अपने डिवाइन फ्रूट के पावर को यूज करता है और यहाँ से भग जाता है, क्योंकि इसका प्लान कंप्लीट हो चुका था और इसे कोई बैटल उटल भी करना नहीं था, बस 10 सालों का वेट करना था। तो देखो इधर फिलर्स बहुत सारे हैं, तो मैं चीज़ें थोड़ी जल्दी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लीलो भी यहाँ पर आपको पता है उसका दिमाग का भरोसा उठ चुका है। तो मैं गाली नहीं दे सकता ना, वो बाग समझ लो जो भी, तो अभी ये रोएगा 5-6 साल जो भी हैं चीज़ें। तो देखो जो भी पावरफुल लोग थे यहाँ से निकल चुके थे और लीलो एक पहाड़ी पे जाके शांति से बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखता है, वो जो ब्लैक सन और ब्लडी मून और एक टेम्पल जो कि उसको सप्रेस करके था। लीलो अब क्या ही करेगा, मतलब इसके साथ में कोई नहीं था अभी फैमिली से, और ये सब सोचते विचारते 1 साल गुजर जाते। और ये जो पहाड़ी था जो कि एकदम बंजर था ना, वहां पर धीरे धीरे घास उगने लगती है। लीलू मानो एक मेडिटेशन की अवस्था में बैठा हुआ था, एक ऐसा पत्थर जो कि धीरे धीरे झरते जा रहा है, समय के साथ गलते जा रहा है। इवन इसकी बॉडी पर, इसके आसपास भी ना मिट्टियां जमने लगती है, जैसा कि यंगेस्ट हेवनली एम्परर कहा जाता था पूरे इतिहास में। अब उसकी मानो जो ग्लोरी थी वो जा रही थी। और इन 1 सालों में लीलू के बॉडी की जो ऑरा थी ना धीरे धीरे कम होती जाती, क्योंकि देखो जो भी रेजोनेंसेस थे इसके पास, कहीं ना कहीं उसका पावर उस मिरियाड रेजोनेंस सीड से ही आता था, मैनिफेस्टेशन सीड जो भी बोलो, और वो जा चुका था। तो धीरे धीरे ये पावर जो कि इसकी बॉडी में फैले हुए थे वो खत्म होते जा रहे थे। लीलू का स्ट्रेंथ भी गिरते जाता है क्योंकि ये पावर भी जा रहे थे। और 12 एलिमेंट में 6 बचते हैं धीरे धीरे। डिवाइन फ्रूट जो कि इसने बना लिया था एंड टाइम पर, वो भी फूट चुका था। और इन सालों में 1 सालों में यूलांग, जिनफू, फेंगी, जिंगटाओ सभी आते हैं, लीलू को डिप्रेस देखते, इसको जगाने की कोशिश करते, समझाने की कोशिश करते, बट वो भी हार मान के चले जाते। और 1 साल और निकल जाता है। अब आज के दिन कोई इस पहाड़ पे आता है और ये कोई ओल्ड फिगर, ये थे ली सिंह है। लीलू इन्हें देख करके थोड़ा सा अच्छा फील करता है, लेकिन भारी आवाज में बोलता है ग्रैंडपा। ली सिंह है का भी मानो दिल एकदम बैठ जाता है अपने इस पोते को ऐसे इस अवस्था में देख करके। हालांकि लीलू पूछता है कि आप कैसे बाहर आए, तो वो बताते हैं कि हमारे एम्परर जियांग वगैरह ने एक्शन लिया और मुझे सील्ड स्टेट से छुड़वा दी। मेरे थोड़े सेंसेस डैमेज हो गए, लेकिन मेरी लाइफ पर कोई खतरा नहीं है। मुझे पता था पता चला कि क्या हुआ है, तो मुझे आना पड़ा। काफ़ी खुश भी होते हैं, मतलब यांकिंगे, टाइक्सुआन, आलान, मतलब सभी की तारीफ करते हैं। तुम लोगों ने सभी ने मेरे साथ अच्छा ही काम किया, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ तुम लोगों के ऊपर। लीलू की आंखें लाल हो जाती हैं और वो कहता है लेकिन अब क्या करेंगे ग्रैंडपा, वो लोग तो जा चुके हैं। जिंगे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे ऊपर बस जिम्मेदारी है अभी भारी है, लेकिन तुम गिव अप नहीं कर सकते। और वो आसमान की तरफ इशारा करते, खास करके जियांग किंग के।
लीलू भी सुरानाथ मान की तरफ देखता है और थोड़ा और ज़्यादा हैवी हार्ट फील करता है क्योंकि उसको पता था यार जियांग किंग ये बोल करके गई थी कि मुझे तुम पर भरोसा है और उसने कभी भी लीलू पर संदेह किया ही नहीं था शुरुआत से लेकर अंत तक आज के समय तक। बट लीलू का ऐसा था कि यार अब मेरा रेजोनेंस सीड जा चुका है, मेरा पावर वहीं से आ सकता था, आता था। अब मैं उसके भरोसे का भी जियांग किंग का जो उसको मेरे ऊपर है, मैं क्या कर सकता हूँ। बट सिंह इसको समझा रहे थे कि नहीं तुम कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। फिर लीलू कहता ग्रैंडपा मैं गिव अप नहीं करूँगा, आप सही कह रहे हैं। जब वो सील से बाहर निकलेगी तो मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। जिंगे के भी चेहरे पर एक स्माइल मतलब एक खुशी आती, आंखों में एक चमक थी। इधर लीलू इस दौरान अपने हथेली की तरफ देखता है, इसके 8 एलिमेंट खत्म हो चुके थे पूरी तरह से। लीलू ने कोशिश किया था बीच में कि मैं इन एफिनिटीज को रेजोनेंसेस को कैसे भी करके रोक लूं, बट कोई फायदा नहीं था, इसलिए इसने लेट गो कर दिया था। चीजें की जो है स्वीकार कर लिया था, जा रहे हैं भाई, मैं क्या ही कर सकता हूँ। क्योंकि रहता है ना यार, आपने 15-20 साल जो भी मेहनत की, कल्टीवेशन किया, इस लेवल पे पहुंचे और वो चीजें आपसे अचानक से छिन जाए। तो ये 2 साल लीलू ऐसा नहीं कि पूरा डिप्रेस होकर बस निकाल रहा था, वो बैठा हुआ ताकि इसकी बॉडी से पूरे एलिमेंट धीरे धीरे गायब हो जाए। इस दौरान हेवनली ब्रत यहाँ आते हैं और लीलू की तरफ स्माइल करते हैं कि कांग्रेचुलेशन, आप उन चीजों से ऊपर उठ चुके हो। लीलू पूछता है कि आपको कुछ पता चला क्या, जो सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस सेट का हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर है। और हेवनली ब्रत का स्माइल जो अभी था वो गायब हो जाता है कि हमने बहुत ट्राई किया इन 2 सालों में, बट वो एरिया कहाँ छिपा हुआ है तो डिवाइन कॉन्टिनेंट में, मिला ही नहीं, वो कहाँ पर है, खंडहर है। बट अब लीलू का वही था ना, जियांग किंग ने इसको बोला था कि तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं मिल सकते हैं। लेकिन लीलू को पता था चीजों को रश नहीं किया जा सकता, जल्दीबाजी करना कोई फायदे का काम नहीं होता है। लेकिन इस दौरान हेवनली ब्रत्यांग कहते हमें कुछ और मिल, स्पेस को ढूंढते हुए हमें जो वॉइड है ना, मतलब जो ब्लैक होल बोल रहे हैं जो भी, वहां पर जुआन टियानवांग और लान टियानवांग के ऑरा फील हुए हैं, तो हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं एरे के थ्रू ताकि हम उन्हें वापस ला सके। अब ये सुन करके लीलू और लीसिंगे दोनों खुश हो जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। लीलू का वही था कि जियांग किंग के देखो मम्मी पापा वापस आ रहे हैं। तो अब देखो वो लोग उधर तैयारी कर रहे थे और लीलू इधर अपना जो इसका घर था मेन हेडक्वार्टर अक्सिया सिटी में, या जो भी बोल लो, वहां पर वापस आ जाता है, यानी कि ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट। क्योंकि इस हेवनली एम्परर जियांग ने भी कहा था उसे अपने अवस्था का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पावर बॉडी से जा रहा है, बॉडी संभाल नहीं पाएगी, इसलिए थोड़ा जरूरी था लीजिंग भी इसके साथ वापस आते। तो अपने हाउस लोलॉन में ये रुका हुआ था। लीलू एकदम योगी की तरह रह रहा था, सीधा सीधा बोलो तो, और यूलांग जिन्फू वगैरह सब मिलते रहता था। और रातों को तो आसमान की तरफ ही देखता था जहाँ पर वो ब्लैक सन, ब्लड मून और टेम्पल की ओर आती। बीच बीच में एल्डेस्ट प्रिंसेस भी आती। वो भी हैरान थी क्योंकि ये बंदा कितना ब्राइट था ना, इन्होंने जब से लीलू को देखा था, और आज इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, इसके पावर्स जा चुके हैं, बहुत सी चीजें हैं। एल्डेस्ट प्रिंसेस भी इसको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करती है और उन्हें भी पता था अगर कोई बदल सकता है कुछ इस धरती का तो ये यही बंदा है। अब समय निकलता है, हेडक्वार्टर वापस आए हुए लीलू को 1 साल और हो चुके थे, उससे ज्यादा ही हो चुके थे, और अब इसके बॉडी में बस 2 ही एट्रीब्यूट बचे थे, वाटर एलिमेंट और हेवनली ड्रैगन एलिमेंट। क्योंकि ये देखो दोनों एट्रीब्यूट लीलू, खास करके वाटर वाला तो इसका पहला था ना रेजोनेंस जो इसने हासिल किया, और हेवनली ड्रैगन कहीं ना कहीं ब्लड लाइन पावर से आता है, बहुत सारे लाइफ और डेथ बैटल में इसके साथ। और लीलू को शायद इनसे लगाव भी ज्यादा था, इसलिए ये थोड़ी बॉडी से निकलने में टाइम ले रहे थे। और लीलू हैरान था इस चीज से क्योंकि चाहता था कि वो चले जाए, कहीं ना कहीं इसके अंदर में ना वो अटैचमेंट था, वो उसे डिटैच नहीं कर पा रहा था लीलू। उसको समझ में आता, देखो बाहर से तो लीलू चाहता था ये चले जाए, लेकिन कहीं ना वो सबकॉन्शियस माइंड बोलते ना एक इच्छा रहती यार, पहला एलिमेंट था यार जिसको मैंने हासिल किया था। ये थोड़ी भावनाएं थी इसके अंदर, कहीं ना कहीं अंदर छिपी हुई, खुद को शांत कर। फिर से आसमान की तरफ देख कि नहीं, मुझे इनसे ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे जियांग किंग को बचाना है, चाहे कितने भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जियांग किंग से तो ज्यादा नहीं है। तो दिमाग अब इसका शांत हो जाता और धीरे धीरे उसके बाद इसकी बॉडी से ना जो ड्रैगन रोर था, ड्रैगन रेजोनेंस की औरत थी, गायब होने लगा। लीलू का और खट हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस इसकी बॉडी से जा चुका था। अब इसके बाद वाटर फेज भी जो था इसका ना डिम होने लगता, मानो झील के समान था, धीरे धीरे सूख रहा, और ये थोड़ा लेट गायब होता। थोड़ा समय लगेगा इसको गायब होने में, बट हो जाएगा। लीलू इधर थोड़ा बेचैन, तो इस दौरान न्यूज मिल जाता है कि वो जो एरे वो लोग बना रहे थे लाने के लिए इसके मम्मी पापा को, वो सफल हो चुका था। और लीलू इस दौरान बहुत सारे हेवनली किंग्स थे जिन्होंने इसमें मदद किया था, हेवनली एम्परर से, उनको थैंक्स बोलते। किंग जियांग भी बोलते कि यार हमें तो करना पड़ेगा ना, तुमने इस लैंड के लिए कितना काम नहीं किया। और हेवनली एम्परर ली टैक्सोन और टान टाइलान का भी योगदान कम नहीं। चिंतित था कि इसके मम्मी पापा कैसे आएंगे, थोड़ा नर्वस था, उस तरफ देखते रहता है। और उस डिवाइन लाइट के थ्रू ली टैक्सोन और टान टाइलान फाइनली वापस आ जाते हैं, और उनका ध्यान सबसे पहले लीलू पर जाता है और उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लीलू दिख रहा था यंग, लेकिन चेहरे पर ना वो उदासी बनती, एक अलग चीज, जैसा एक उत्सुक बंदा रहता था ना एकदम मस्ती मजाक वाला, वैसा नहीं दिख रहा। खास करके टान टाइलन की आंखें तो लाल हो जाती। नहीं पता था यार हुआ क्या था, क्योंकि ये लोग वॉइड में चले गए थे और वो कहती कुछ भी हो जाए हम तो हैं तुम्हारे साथ। अब ली टैक्सोन पूछते हैं मतलब जियांग किंग के कहाँ पर है, तो लीलू मतलब पूरी चीजें बताता है। तो इन्हें पता चलता है मतलब वो जो डिवाइन टेम्पल स्पेस में दिख रहा है, हमारे पास 10 साल का समय, जो भी चीजें हैं
और फिर टांटाइलन बोलती है उन अपने को वो मतलब दोषी मान रही थी ना, क्योंकि वो रेजोनेंस सीड इनको ही मिला था। तो ये मतलब पूरा डार्क सेक्ट मास्टर का प्लान था। ली टैक्सवान भी हैरान थे कि मतलब हम उनके प्लान्स में गए एक तरह से। इतना लंबा प्लान उसने हमें यूज़ किया, हमारा बेटा ऐसा हो गया। क्योंकि पता होता तो यार वो सीड थोड़ी कभी ये यूज़ करती। बट लीलू कहता है लेकिन अगर आप वहाँ नहीं जाते तो मुझे इतनी सुंदर बीवी कैसे मिलती और आपको इतनी अच्छी बेटी। दोनों हंसते की बात तो सही है। मूड थोड़ा सा इनका हल्का हो जाता है और इस दौरान ली टैक्सवान, टांटाइलन, बाकी जितने भी हेवनली एम्परर्स थे, हेवनली एम्परर्स यंग, सभी को रेस्पेक्ट दिखाते। तो 4 साल बीत चुके थे, अभी भी 6 साल बचे थे। और अगर डार्क सेक्ट मास्टर को हराना है तो 10th ग्रेड रियल्म पे पहली बात तो पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो इन जो बचे 6 सालों में पक्का है कि उस लेवल पे पहुंच ही जाएगी। तो अब इनका डिस्कशन होता है ना, क्योंकि उस जगह पर जो सेक्रेड वर्ड रेजोनेंस सेक्ट का रुइंस था, ली टैक्सवान और टांटाइलन ही पहुंचे थे। वो पूछते हैं अगर आपके पास कोई क्लू हो हेवनली एम्परर्स यंग, कि हमने पूरा ट्राई कर लिया बट वो जगह नहीं मिला। ये सुन करके ली टैक्सवान और टांटाइलन सोचते कि शायद हम ही दोनों जानते हैं उस जगह के क्लू के बारे में। तो हेवनली एम्परर्स यंग भी थोड़े सरप्राइज होते हैं। तो टांटाइलन एक्सप्लेन करते हैं आप लोग लोकेशन क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, वो नॉर्मल है, क्योंकि वहां पर ना जो सेक्ट मास्टर का लास्ट रेजोनेंस है ना, वो है कि ऑरा में वो छिपा हुआ है। लीलू बोलता है वॉइड फेस, यानी कि एम्प्टीनेस एंड मिस्ट वाली ऑरा, उनका आखिरी ट्वेल फेस था। तो टांटाइलन बोलती कि हाँ सही समझे हो। तो वो जो सेक्ट रुइंस है ना, वो उनके उसी रेजोनेंस में छिपा हुआ है। और क्योंकि वो धुंध वाली ऑरा है और एम्प्टीनेस वाली ऑरा है, तो उसे ढूंढना मुश्किल है। और क्योंकि मेरे पास स्पेस रेजोनेंस है, इसीलिए मैंने उसको फील कर पाई थी। फॉग की वजह से तुम देख नहीं पाओगे। तो टांटाइलन बताती है कि लीलू जब पूछता है ना आप लोग कैसे गए थे, तो वही चीजें वो एक्सप्लेन करती। पहले उन्हें लगता नहीं हम इत्तेफाक से वहां पहुंचे थे, लेकिन अब क्योंकि चीजें पता चल चुकी थी कि वो डार्क सेक्ट मास्टर का प्लान था, हम उसके प्लान में कहीं ना कहीं फंसे थे। लीलू भी समझाता है छोड़िए मम्मी, वो पास्ट की बात है, हमें अभी पे फोकस करना। अब टांटाइलन बोलती है मैं अपने रेजोनेंस, स्पेशल रेजोनेंस को यूज करती हूँ और उस लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ द डिवाइन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि वो जो मिस्ट फेज है उनका सेक्ट मास्टर का ना, वो मूव करते रहता है स्पेस में, तो उसके अंदर रुइंस छिपा हुआ है, तो अलग अलग लोकेशन पे वो ट्रैवल करते रहता है। हेवनली एम्परर्स यंग इस चीजों को इन पर छोड़ देते। तो फिलहाल धीरे धीरे 6 महीने निकल जाते हैं और टांटाइलन के साथ बहुत सारे हेवनली एम्परर्स मूव कर रहे हैं। पूरे 10 डिवाइन कंटेंट के एक कॉर्नर पे जा रहे थे। धीरे धीरे 5 साल निकल चुके। फाइनली टांटाइलन एक स्पेस से गुजर रही थी, उनके चेहरे पर स्माइल आता है, कहती है फाइनली मिल ही गया। तो जब ये ऐसा बोलती है कि इस देखो सामने है, तो बाकी हेवनली एम्परर्स सरप्राइज थे और एक्साइटेड भी थे साथ में, क्योंकि वो अपने परसेप्शन से कुछ फील नहीं कर पा रहे थे और कुछ उनके सामने भी विचित्र भी नहीं लग रहा था। मतलब अगर वो अपनी एनर्जी उधर भेज भी रहते ना, तो वो आर पार निकल जा रही थी, ऐसा था। क्योंकि वहां पर भाई एम्प्टीनेस रेजोनेंस की हो रहा थी। हेवनली एम्परर्स यंग यहाँ पर प्रकट होती। इवन वो अपने वुड रेजोनेंस को यूज करते, डिवाइन फ्रूट लेवल के थे, फिर भी कुछ नहीं फील कर पाते। लेकिन जब वो अपनी ऑरा भेजते हैं बाउंडलेस पावर को ना, तो वो स्पेस एब्सॉर्ब कर लेता, तब वो क्लिक करता उनको और वो एक चैन की सांस लेते, चौंकते भी और कहते हैं थैंक यू हेवनली एम्परर लान। टांटाइलन भी चैन की सांस लेते नहीं, क्योंकि 6-7 महीने से ये लोग लगातार मेहनत कर रहे थे और इस समय यहाँ पर एक एरे फॉर्मेशन बनाते हैं ताकि इस स्पेस को ट्रैप कर सके और वहां पर चीजों को एक्टिवेट कर सके जाने के लिए। कितने भी लोग लेकिन पावर भेजते हैं ना, वो स्पेस पूरा निकल जा रहा था ऐसा। अब धीरे धीरे जब इतना पावर भेजते हैं ना, तो एक धुंध जैसा दिखने लगा। ये धुंध काफी मिस्टीरियस था। अब इसी धुंध को ये लोग न्यूट्रल मतलब नलीफाई कर रहे थे, क्योंकि धुंध जब पूरा गायब हो जाएगा तभी वो जो रूइंस है, खंडहर है, दिखेगा। लीलू मतलब एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था और स्पेस की तरफ देखते रहता था। उसके दिमाग में काफी कॉम्प्लेक्स विचार चल रहे थे, क्या मैं उन सवालों का जवाब जान पाऊंगा, क्या सच में वहां पर ऐसा कुछ है। खुद को शांत करते। तो फिलहाल ये जो हेवनली एम्परर से 3 महीने और मेहनत करते हैं और इन 3 महीनों के बाद धीरे धीरे धुंध की ऑरा खत्म हो जाती है। इवन उनके भी स्टेटस काफी डाउन हो जाते हैं लगातार पावर यूज करने की वजह से। 2 महीने और निकल जाते हैं इस दौरान और फाइनली इन लोगों को एक ब्लैक होल जैसा कुछ दिखता है, जिसके अंदर हमें एक बड़ा सा पुराना सेक्ट दिख रहा था। और जब ये सेक्ट प्रकट होता ना, लोग हैरान थे, काफी बड़ा था यार, काफी लंबा फैला हुआ था और डिजाइन वगैरह भाई क्या ही बोलूं मैं, तगड़े बने हुए थे। ड्रैगन के लेयर्स, अलग अलग जगह ड्रैगन, सबसे बाहर में लिखा हुआ था फॉर्मलेस होली सेक्ट या वुक्सियांग होली सेक्ट, या जो भी बोल लो आप, सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस सेक्ट। वैसे सबसे अच्छा नाम यही है, फॉर्मलेस होली सेक्ट। और इस समय ना मतलब हेवनली एम्परर्स यंग वगैरह इस लोकेशन को पहली बार देखते हैं ना, इस सेक्ट को, तो बहुत अचंभित थे यार, क्या ऑरा रहा होगा उस समय सेक्ट का। लेकिन यहाँ पर यान चांसिंग और सोइंग प्रकट होते रहे, उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि यहाँ से तो इनकी यादें जुड़ी थी भाई। सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस सेक्ट के 6 सन्स में से ये थे। इन्हें कभी नहीं लगा था इनका सेक्ट फिर ऐसा वापस आएगा दुनिया में। लेकिन फिलहाल ये शांत करते कि भाई अचंभित होने की बात नहीं है, अभी जरूरी है मकसद को पूरा करना। लेकिन जब ये सेक्ट प्रकट होता है ना, तो वहां पर सेक्ट का एक प्रोटेक्टिव एरे था, क्योंकि देखो बाहरी कोई ऐसा सेक्ट में एंटर नहीं कर सकता, वो भी प्रकट हो जाता। और प्रेशर इतना था कि हेवनली एम्परर यांग भी अचंभित थे कि ये भी नहीं जा सकते थे अंदर, मतलब जो भी सेक्ट का नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता, ऐसा यान चांसिंग बताते। ये बड़ा प्रॉब्लम था। अब यान चांसिंग और सोइंग आगे बढ़ा, और अगर ये एरे अगर एक्टिवेट हो गया ना, तो इसे इस दुनिया में 2 ही लोग रोक सकते थे। देखो, या तो 6 फॉर्मलेस डिसाइपल इकट्ठा हो जाए, यानी वाइट सन्स, या सेक्ट मास्टर खुद हो अकेले में, उनके पास ही पूरा पावर है।
मतलब करंट सेक्ट मास्टर हो, ऐसा बताते हैं जब हेवनली एम्परर ज़ियांग पूछते हैं। तो सभी का ध्यान जाता है लीलू की तरफ। लीलू बोलता है भाई अब मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर आप मिरियाड रेजोनेंस सीड को कल्टीवेट कर लेते हो पूरे 10 पेज तक तो आप सेक्ट मास्टर हो। लेकिन लीलू के पास अब तो पावर नहीं था ना। बट यान चांद सिंह देखो तुमने कल्टीवेट किया है वो तो तुम बन चुके हो। जब से तुमने 10 डिवाइन सील बनाया तुम सेक्ट मास्टर बन चुके हो इससे रख। तो ये जो ऑरा तुम्हारे अंदर तो उसकी है ना, तो ये जो रेजोनेंस मतलब ये एरे फॉर्मेशन है तुम्हें पहचान लेगा। अब लीलू इस सेक्ट की तरफ देख गहरी सांस ले तो और आगे बढ़ता है। अब लीलू जब आगे बढ़ता है ना तो ये जो एरे था उसमें फ्लक्चुएशन होने लगते, तो चिंतित हो जाते लोग कि कहीं ये एरे डिसरिगार्ड तो नहीं कर रहा लीलू को। टांटालैन भी बहुत चिंतित। यान चांद सिंह और स्विंग भी कहते हैं हाँ ये फॉर्मेशन थोड़ा अलग वियर्ड रूप में एक्ट कर, सालों से ऐसे पड़ा हुआ है तो पता नहीं यार, देखते हैं हम कुछ गड़बड़ होगा तो हम बीच में चले जाएंगे। तो लीलू धीरे धीरे सेक्ट रुइंस के करीब जा मानो एक ऑरा बनती है एंशिएंट बीस्ट की उस एरे के थ्रू लीलू की तरफ अप्रोच करती। अब हेवनली एम्परर ज़ियांग वगैरह अटैक करने वाले थे, लेकिन लीलू अपना हाथ आगे बढ़ा। अब लोग चिंतित थे ना कि लीलू के हाथ में थोड़ी अब कोई पावर है कि वो इस अटैक को रोक पाएगा जो कि आग के गोले के समान आ रहा था। लेकिन फिर ये अचंभित हो जाता, जैसे ही ऑरा लीलू के करीब आता ना फिर गायब हो जाता। और इसके बाद गायब होता तो है लेकिन फिर आसमान में ना तब फटाके जैसे फूटने लगते हैं ना उस ऑरा का, वैसा हो जाता है मानो ये अपने सेक्ट मास्टर का स्वागत कर रहा हो। और लीलू को ना बहुत सारे शेडोज वगैरह दिखते जो उसकी तरफ पड़ रहे हो और बोल रहे हो वेलकम सेक्ट मास्टर। टाइक जुआन टांटाइलान सभी एक चैन की सांस लेते। लीलू अब अंदर बढ़ जाते और अब ये जो एरे था कुछ नहीं करता। और यान चांद सिंह और सोइंग को फॉलो करते हैं और टाइक जुआन वगैरह को बोलते हैं टेंशन मत लो हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और क्या चाहिए भाई बॉडी गार्ड के रूप में, तो डिवाइन फ्रूट हेवनली एम्परर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं ना आसपास थोड़ा धुंध देखने लगता है तो बाहर के लोग अब कुछ नहीं देख सकते थे अंदर में क्या है। और हेवनली एम्परर ज़ियांग बस ये सोचते हैं अब जो भी है आखिरी उम्मीद जो भी है लीलू है और कुछ नहीं। लीलू भी काफी क्यूरियस था इस बिल्डिंग पुराने काफी मिस्टीरियस दिख रहे थे, उन्हें देखते जा रहा था। यान चांद सिंह स्विंग वो तो काफी इमोशनल भी थे। तो ये सेक्ट रुइंस अंदर से डैमेज नहीं हुआ था, अभी भी पहले जैसा ही दिखता था। और आखिरी पल में क्या हुआ था ना इवन तो इनको भी नहीं पता था यान चांद सिंह या स्विंग वगैरह को। अब आगे में जब ये जाते थे गोल्डन पैलेस दिख जो कि मानो हवा में तैर रहा था। यहाँ पर ना मतलब टॉप लेवल चीजों को प्रिजर्व वगैरह किया जाता था, अनेक वगैरह जो भी रिसोर्सेज थे वहां रखे जाते। लेकिन लीलू देखता उसको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। और जब यहाँ पहुंचते ना वो जो भी था गोल्डन हॉल की तरफ तो बेलुल बजता, आगे में धुंध था, धीरे धीरे वो गायब होने लगता और एक फिगर प्रकट होती। हैरान हो जाते कि यहाँ पर अभी भी कोई जिंदा है, सबसे बड़ी बात तो ये थी। और ये थी एक वुमेन रेड ड्रेस में और उसकी आवाज आती है अरे बिग बर्ड आइंग तुम वापस आ गए। यान चांद सिंह और स्विंग हैरान थे लिंगशु तुम रुइंस में ही थी इतने सालों से। लीलू को तो पता नहीं था ना कि ये लिंगशु कौन है, लेकिन जो भी है अगर यान चांद सिंह और स्विंग को ऐसे नाम से बुला रहा है बिग बर्ड बोल के भाई ये तो कितनी बड़ी बात है। फाइनली पता चलता कि ये जो लिंगशु थी ना 6 फॉर्मलेस वंस जो थे 6 वॉइड सन्स उनमें से एक थी। तो कमेंट में आपको बताना है कि 6 वॉइड सन्स कौन कौन है। तो अब लीलू भी जान चुका था जितने भी वॉइड सन्स थे 6 वो फाइनली आखिरी को भी ये देख लेता है। अब लिंगशु बोलती है काफी ब्राइट स्माइल था इनका कि मैं ऑब्वियसली यहीं रहूंगी, उन्होंने मुझे सेक्ट मास्टर ने वॉइड मिस एस्पेक्ट के लिए छोड़ा था उसकी रखवाली के लिए। यान चांद सिंह और स्विंग मान तो जाते लेकिन उन्हें थोड़ा सा ना वो संदेह आता है। हाँ वो था कि सबको सेक्ट मास्टर ने एक मिशन दिया था अपने 6 डिसाइपल्स को। और लिंगशु बोलते यार तुम लोगों का सबसे सही था, तुम दोनों साथ में थे तो इतने समय साथ में रहे, मेरे को देखो मैं अकेले यहाँ पर पड़ी रही। स्विंग फिर भी बोलती है तुमने काफी मेहनत किया उसके लिए थैंक्स। और जो लिंगशु थी इस दौरान लीलू की तरफ बढ़ती और कहती है सेक्ट लीडर आपको पसंद आया है जो मैंने वेलकमिंग सेरेमनी किया था। तो लीलू भी चौंक जाता है अच्छा तो वो आप इसे कंट्रोल कर रहे थे, आप तो काफी दयालु हो सीनियर, अब तो मैं सेक्ट मास्टर कहलाने लायक भी नहीं हूँ। अब ये भी बोलती है कि हैं मुझे सीनियर कह के मत बुलाओ, मैं को फिर बूढ़ा मतलब फील होगा, मुझे बस लिंगशु बुलाओ। तो ये सबसे यूथफुल दिखती थी ये जितने भी 6 फॉर्मलेस सन्स थे उनमें। तो लिंगशु बोलते तो मैं शायद वॉइड मिस्ट अपीयरेंस चाहिए होगा ना रेजोनेंस, मैं लेकर चलती हूँ। लीलू देखता है कि जल्दीबाजी और बाकी दोनों भी, बट वो स्माइल करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टार पैलेस की तरफ। और लिंगशु बीच बीच में लीलू से सवाल भी पूछ रही थी और फिर बीच बीच में स्विंग को ऐसा पकड़ के काफी बातें भी कर रही थी। तो इसके गाइडेंस में ये लोग स्टार पैलेस पहुंच जाते। यहाँ पर ना मतलब आसमान में तारे आप देख सकते थे, जैसे चाइनीज ट्रेडिशन में होता है एक अलग जगह बनाया जाता है जहाँ से आप स्टार्स वगैरह को ऑब्जर्व करते हो जो भी चीजें। और आगे में एक बड़ा सा थ्रोन बना हुआ जिस पर मानो हेवेंस की औरत हुई। और थ्रोन के बीच में ना एक बॉल ऑफ मिस्टीरियस लाइट दिख रहा, सिल्वरी वाइट डिवाइन फ्रूट था ये। सेक्ट मास्टर का आखिरी रेजोनेंस फेज, रेजोनेंस बोलो या फेज, वॉइड मिस्ट फेज, एम्प्टी रेजोनेंस फेज, एम्प्टी फॉग या जो भी है। लीलू भी कहता है यार ठीक है मतलब सेक्ट मास्टर का फाइनल जो आखिरी डुअल फेज है वो ये है। और उसकी ऑरा काफी वास्ट थी, काफी करीब था बोल सकते हो लाइट फेज और निर्वाणा फेज। लंबे समय के साथ ये भी धीरे धीरे अब ना वो जो फेक 10th ग्रेड होता है उस तरफ बढ़ने लगा था। तभी तो भाई प्रोटेक्ट कर पा रहा था वॉइड को, मतलब कि यहाँ पर कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था। इवन डिवाइन फ्रूट लेवल के हेवनली एम्परर इस स्पेस को फील नहीं कर पाते थे।
और लिंगशु बोलती देखो नॉर्मल लोग इसको टच भी नहीं कर सकते, तुम क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के सेक्ट मास्टर हो तो तुम इसे टच कर सकते हो। लीलू बोलता है कि अरे मेरे पास अब मेरी आर्ट फॉर्म सीड नहीं तो मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊँ। बट ये बंदी बोलती है कि नहीं, क्योंकि तुमने 10 डिवाइन सील्स बनाए थे तो तुम्हारे अंदर एक वो रहा है तो ये उसे पहचान लेगा। हाँ लेकिन ये तुम इसको अपना कैसे बनाओगे ये मुझे भी नहीं पता, ये एक बड़ा प्रॉब्लम। लिंगशु ये कहते हैं लेकिन तुम्हें ये फेस तो हासिल करना पड़ेगा, ये सबसे मेन मिशन है। यान चांसिंग और स्विंग मानते। लीलू बोलता है ठीक है मैं ट्राई देता हूँ। आगे बढ़ता है तो लीलू जैसे आगे बढ़ता है ना वो और अब इसकी तरफ अप्रोच करता है और उसको लगता है ना कि उसके जो रेजोनेंस व्हील्स है ना, मेरी आर्ट रेजोनेंस व्हील्स वो बनने लग, पीछे में प्रकट होने लगा और लीलू पूरा आगे पहुंच चुका था। अब ये जो स्पेस था ना, ये जहां पर था वो थ्रोन के पास, यहीं पर शायद वो सेक्ट मास्टर कल्टीवेट करती थी, तो वहां पर उनके और अभी भी ऐसा फील होता और लीलू ध्यान से देख रहा था इस डिवाइन फ्रूट को। लिंगशु खुश हो जाती है कि देखो ये जो धुंध है तुमको बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ये तुमको अपना अप्रूवल दे रहा है तो उसे उठा लो। अब लीलू इसको उठा लेता, लिंगशु चैन की सांस लेती, लेकिन लीलू जैसे करीब जाता ना एकदम उसको लगता है अब ये तो उठा लेगा, एकदम पास जाकर टच करने से पहले रुक जाता है। लिंगशु चौंक जाती है कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या। लीलू कहता है लिंगशु मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। लिंगशु भी संदेह में आ जाती है क्या प्रॉब्लम है। लीलू कहता है आपको पता है बहुत समय पहले मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर आए तो आप तो जानते हो। लिंगशु कहती है हाँ मुझे पता है, वो यहाँ पर आए होंगे क्योंकि उन्होंने अपना कोई स्पेशल रेजोनेंस यूज किया होगा स्पेस वाला, और वो उस समय बहुत वीक सेक्ट प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट नहीं कर पाए और वो मिरियाड एस्पेक्ट सीड यानी रेजोनेंस सीड को लेकर गए। फिर मैंने एक तरह से उनकी मदद की थी क्योंकि देखो ये फॉर्मेशन तो बहुत तगड़ा है ना जो सेक्ट के बाहर है, इवन लीलू के तरफ भी बड़ा था और उस समय लीड हेक्सोन और टर्नटाइलन तो शायद ड्यूक लेवल पे बस थे, वो अभी स्टार्टिंग फेज में होंगे। तो इसका ये कहना था ये जो बंदी थी लिंगशु, क्योंकि वो एकदम चीटी के समान थे इस एरे के लिए, तो एरे ने भी इग्नोर कर दिया। लीलू कहता है लेकिन कुछ और लोग थे जो यहाँ पर एंटर किए थे, एक थी वो किनलियान, लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद ही उनके अंदर में डेमोनिक सीड था, कोई उन्हें कंट्रोल करता और उन्होंने कहा था कि उन्हें एक ग्रेट डीमन किंग मिली थी सेक्ट रुइंस में जिसकी वजह से उनका लाइफ खराब हो गया ना, तभी तो वो बंदी यार सोचो ना। किनलियान बोलती थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी उसको उसके करप्शन को नहीं हटा सकता। और लीलू कहता है लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर तो कोई नहीं आपके अलावा, मतलब डीमन यहाँ पर कैसे आया। लिंगशु कहती तुम्हारा मतलब क्या है। लीलू उस लड़की की तरफ देख कि मेरा मतलब ये है कि उस लेडी के अंदर डेमोनिक सीड कहीं आपने तो प्लांट नहीं किया था। और मेरा एक और सवाल कि आप गार्जियन हो वॉइड मिस्ट फेज की इस रेजोनेंस की, या आप यहाँ पर एक कैदी हो और ये जो सेक्ट रूइंस है आपको ट्रैप करके हैं यहाँ पर, मतलब आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो इसकी वजह से इस रूइंस से। देखो यान चांसेंग और सोइंग को भी लगता है कि लीलू थोड़ा एब्सर्ड बोल रहा है, बट वो भी एक बार को सोचते हैं और लिंगशु की तरफ देखते, सरप्राइज भी थे और संदेह में भी थे। अभी जो बंदी थी अभी तक मुस्कुरा रही थी, एकदम चहचहा रही थी, अच्छे से बातें कर रही थी, लीलू की तरफ गुस्से में देखती है कि क्या बकवास कर रहे हो। लीलू की तरफ बोलती है मैं ऐसा क्यों कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर एक कैदी क्यों हो सकती हूँ। और डिमोनिक सीड वो लेडी सेक्ट घोस्ट प्रिजन की तरफ बढ़ गई थी, गलती से पहुंच गई जहां पर बहुत सारे डीमन किंग्स को जज किया जाता है, मारा जाता, तो और ऑफ एवल होगा जिसकी वजह से वो करप्टेड हो गई होगी। और मैं यहाँ पर इतने सालों से इस रेजोनेंस को बचा के रखी और अकेले होते हुए भी, और तुम आज आए हो और तुम मेरे पे सवाल उठा रहे हो। और इस समय इतने गुस्से में थी ना कि थर्ड आई जो था यहाँ पर इसका डिवाइन फ्रूट चमकने लगता है, एक अलग लेवल का प्रेशर निकलने लगता है कि तुम मुझे अगर इतना पुश कर दोगे ना, तुम अगर सेक्ट लीडर का डिसेंडेंट भी हो तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इस अवस्था को देखकर यान चांसिंग और सोइंग भी चौंक जाते हैं, और क्योंकि वो जानते भी थे देखो ये बंदी वैसा करती भी थी, बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाती थी। तो चांसिंग भी थोड़े सावधान थे और लीलू से पूछते हैं कि लीलू तुम ये ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों गैस कर रहे हो। तो लीलू बोलता है कि मुझे लगा कि ये बहुत जल्दी में है कि मुझे ये वॉइड मिस्ट रेजोनेंस देने के। तो लिंगशु बोलती है ऑब्वियसली मैं जल्दी में रहूंगी ना, क्योंकि मैंने इतने सालों तक वेट किया है, तो मैं नहीं पता अकेले समय बिताना कितना कठिन होता है। और ये पूरा निराशा में होकर देखती है जो लिंगशु थी यान चांसिंग वगैरह की तरफ, ये कितना बड़ा ट्रेजेडी है ना हमारे इस फॉर्मलेस होली सेट के लिए, ऐसा बंदा मतलब सेक्ट लीडर बन रहा है। और तुम्हें अगर जज करना तो जज करो, मैं अब देखने नहीं वाली हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये यहाँ से जाने लगता। लीलू लेकिन तभी बोलती कि जैसे ही मैं इस वॉइड मिस्ट फेज के टच में आया इसने मुझे हर एक चीज बता दी। ये सुनते ही यान चांसिंग और सोइंग के भी कान एकदम खड़े हो जाते और ये देखो लीलू पर डाउट क्यों करेंगे ना, लीलू क्यों झूठ बोलेगा, उसको क्या करना है। और इन दोनों को भी लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है लिंगशु के साथ। लिंगशु जो कि जा रही और ऐसा मानो कि रुक सी जाती है वो, और सोइंग पूछती है कि क्या मतलब तुम्हें क्या पता चला लीलू। तो लीलू बोलता है कि ये जो आपके साथी हैं ये अब पहले वाली नहीं है, ये जो है ना ये लिंगशु नहीं है जो 6 फॉर्मलेस वंस में से एक हुआ करती थी, बल्कि अभी एक नौकर की तरह है जो कि काफी डरी हुई डार्क सेक्ट मास्टर को सबमिट कर चुकी है, मतलब उनके नीचे काम कर रही है। चांसिंग और सोइंग भी हैरान थे और बोलते हैं लिंगशु ऐसा क्यों, तुम तो बहुत प्राउड नेचर की थी, तुम कैसे किसी के सामने झुक सकती हो। और ये लड़की जो कि जा रही थी ना ऐसा रुक जाती है, फिर हंसने लगती और उसके ऑरा जो था ना काफी सिनिस्टर होने लगता है, बॉडी से एक डार्क कलर निकलता है। और लिंगशु कहती है फिर क्यों मैं ऐसा की।
तुम तो पूछ रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पर थे नहीं जब हमारा फॉर्मलेस होली सेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा, क्योंकि तुमने देखा नहीं कि सेक्ट मास्टर की बॉडी खतरनाक पावर निकलता है, पूरे चीजों को तबाह कर देता। और तुम अगर देखते ना तो मुझसे भी ज्यादा डर चुके होते, क्योंकि जो भी वो पावर था ना सेक्ट मास्टर के अंदर और उस सोर्स ऑफ ऑल लेवल का कंबाइंड पावर, नया पावर जो जन्म लिया, जिसको कि सेक्ट मास्टर भी खत्म नहीं कर सकती। ये पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ था, फिर ये वो जो पावर था यहाँ पर आया था इस लिंगशु के पास। ये काफी डर चुकी थी, इवन इसका डिवाइन फ्रूट जो था ना लगभग खत्म हो जाता और ये झुक जाती है उस पावर के सामने। और उसी समय इसको पता चल चुका था ये पूरा हर चीज हार चुकी है, खुद को भी खो चुकी है और उसके अंदर में एक डिमोनिक मार्क जन्म ले चुका था उस पावर की वजह से। लेकिन जब सेक्ट मास्टर खत्म हो रही आखिरी सांसों पर थी तो उन्होंने अपने वॉइड मिस्ट फेज को एक्टिवेट कर दिया और पूरे फॉर्मलेस होली सेक्ट को सील कर दिया था और साथ में इस बंदी को भी ट्रैप कर दिया था। इसीलिए ये बंदी यहाँ पर एक प्रिजनर है, लीलू ने ऐसा कहा था। सोइंग समझाने की कोशिश करती है कि लिंगशु वो जो सेक्ट मास्टर ऑफ डार्कनेस है ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल, इसे कोई हरा नहीं सकता। हम लोग एक आशा की किरण ढूंढ रहे हैं, तुम हमारा मदद कर सकते हो, हम साथ में मिलकर बैटल कर सकते। बट लिंगशु का जवाब आता है तुम नहीं जीत सकते। तुम सोचो ना, सेक्ट लीडर नहीं जीत पाए, सोर्स ऑफ ऑल लेवल उसे नहीं हरा पाया, तो तुम लोग हम लोग कैसे जीतेंगे। मैं तो ये वॉइड मिस्ट फेज उसे कब का दे चुकी होती, मतलब उस डार्क सेक्ट मास्टर को, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रैप हूँ, थ्रोन तक जा नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों का यूज करती हूँ और इस बंदे का फिर ये चीज उस डार्क सेक्ट मास्टर को सौंप दूँ, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन लगता है ऐसा कुछ नहीं कर सकती मैं अभी, तो तुम लोगों को एलिमिनेट करना ज्यादा जरूरी हो गया है। अब इस समय ना मतलब ये सोइंग और यान चांसिंग को बहुत गुस्सा आता है कि यार क्या है, बंदी हो गई है। काफी दुखी भी होते हैं। लीलू भी समझ सकता था कि सोचो 6 सन्स में से एक लोग हैं, कियन वान वांग, इनको लगता है कि वो पागल हो चुका है। ये दूसरी थी वैसी, और शायद इसको पहले प्रभावित किया था उस डार्क सेक्ट मास्टर ने, हेवनली एम्परर यिन से भी पहले। लेकिन जो भी था वो था यार कि देखो डार्क सेक्ट मास्टर बहुत पावरफुल थी, तो लिंगशु का माइंड जो था, जो उसका अपना बिलीफ था, वो पूरा तोड़ देती है। तो और डिवाइन फ्रूट मार्क इसके ऊपर डार्क डीमन वाला मार्क इम्प्लांट कर देती। हालांकि चांसिंग समझाने की कोशिश करती कि लिंगशु तुम बाहर निकल भी गई तो भाग नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर में बहुत सारे हेवनली एम्परर्स हैं। लिंगशु कहती है कि किसने कहा कि मैं अकेली हूँ। तुरंत यहाँ पर स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और हेवनली एम्परर यिन प्रकट हो जाता है। कहता है लंबे समय बाद हम लोग सेक्ट में मिल रहे हैं ना, कितनी बड़ी बात है, बस 2 लोगों की कमी, मतलब कि डीमन बटरफ्लाई या जिसे हम पिलसेंट कहते हैं और अपना वांग टाइगजी, नहीं तो ये 6 कंप्लीट हो जाते। यान चांसिंग लीलू को समझाती, लीलू सेक्ट मास्टर के थ्रोन की जगह से मत हटना, क्योंकि थ्रोन तक कोई नहीं पहुंच सकता था लीलू के अलावा, क्योंकि ये सेक्ट मास्टर का सक्सेसर है और ये बैटल तो इन्हें अब करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल इन चारों का बैटल शुरू हो जाता है। सुइंग इस समय अपने रोजी ऑरा का यूज करती है, हैंड सील बनाती है। इधर यान चांसिंग अपना जो गोल्डन विंग रॉक वाला बर्ड फॉर्म था उसमें चले जाते हैं। हेवनली एम्परर यिन कहता है इसी पावर से मैं अभी बैटल नहीं किया, मैंने देखा तुम्हारे इस पावर को यूज करते हुए 5 कलर जियायु करके हमने ना जाने कितने डार्क वर्ल्ड के ग्रेट डीमंस को मारा था, लेकिन आज ये पावर तुम मेरे सामने यूज करोगे मुझ पे, मैंने भी नहीं सोचा था। इनकी बकवास चलती और बैटल चलती। और ये जो बंदी थी ना लिंगशु, क्योंकि वो इस एरे को देखो कंट्रोल करती थी, तो उसका पावर भी यूज कर रही थी अब यान चांसिंग और स्विंग पर। लीलू समझ जाता है कि डिसएडवांटेज में ये लोग, और वो बताती है लिंगशु कि देखो मैं यहाँ पर इतने लंबे समय से ट्रैप हूँ ना कि मैंने इस सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को समझ लिया है पूरी तरह से और थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने कंट्रोल में कर लिया। सेक्ट रूइंस में तो तुम लोग मेरे से जीत नहीं सकते। अब सोचो डिवाइन फ्रूट किंग्स लेवल का बैटल चल रहा तो कितना इंटेंस था। यहाँ पर इतने कांड हो रहे, बाहर में थोड़ी बहुत हलचल होती है तो हेवनली एम्परर यांग वगैरह फील कर ले, वो तुरंत आदेश देते हैं कि हमें इस रूइंस पर अटैक करना पड़े। लेकिन इस समय ये जो एरे था वो फुल पावर में, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन था वो पावर इन लोगों पर अटैक करने लगा। खतरनाक लेवल के बैटल चारों तरफ छिड़ चुके। लीलू सेक्ट मास्टर के थ्रोन पर और देख रहा था कि यान चांसिंग और स्विंग डिसएडवांटेज में जा रहे, इसे कुछ तो करना पड़ेगा। और ये इस रेजोनेंस की तरफ देखता है, वॉइड मिस्ट की तरफ, कि ये स्यूडो 10th ग्रेड की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊँ। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मैं कल एक शाम तक वीडियो डाल देता हूँ जो कि एंड कर देगा। उसके बाद मेरा प्लान है, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बियॉन्ड द टाइम स्पेस और समथिंग ना, जो एर्गन की नॉवेल है, तो मैं उसे स्टार्ट करता हूँ 2 या 3 से। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपका साथी एनएल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।